हेलो एंड वेलकम टू प्रोलिफिक क्लासेस। आई एम हिमांशी दास और आज हम कर रहे हैं द टॉपिक बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्रॉम द चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स क्लास 12। तो कुछ भी स्टार्ट करने से पहले अगेन मुझे पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक चार्ज एग्जैक्टली क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज हमारे पार्टिकल्स ऑफ मैटर की वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती थी जो उन दो पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में फोर्स को जन्म देता था। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर विच गिव राइज टू फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स ऑफ मैटर। उसके अलावा हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक चार्ज का जो सिंबल होता है वो होता है स्मॉल क्यू। हम लोग स्मॉल क्यू से जो है इलेक्ट्रिक चार्ज को डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस वर ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज को हम लोग प्रोटॉन का नाम देते थे, नेगेटिव चार्ज को हम लोग इलेक्ट्रॉन का नाम देते थे। उसके अलावा हमने दो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि लाइक चार्जेस जो होते हैं वो रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। अब इन बेसिक चीज़ों के अलावा हमारे क्लास 12 के अंदर तीन नई प्रॉपर्टीज आती है हमारी इलेक्ट्रिक चार्जेस की, जिसके बारे में हमें डिटेल के अंदर अब धीरे धीरे पढ़ना है। तो फर्स्ट इज एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। अब इलेक्ट्रिक चार्जेस पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। तो एग्जैक्टली अगर मुझे उन्हें ऑपरेट करना है, अगर उन्हें ऐड करना है तो मैं कैसे करूँ। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस कितने नंबर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, किस तरीके से करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस की इलेक्ट्रिक चार्जेस बॉडी के अंदर कंजर्व कैसे रहते हैं। तो देखते हैं डिटेल के अंदर इनको पढ़ते एक एक करके और कुछ एग्जांपल्स करते हैं ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। एंड अगेन आई एम सेइंग इजीली समझने के लिए, अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए आपको वीडियो पूरी देखने की ज़रूरत है। तो एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस की अगर मैं बात करूं तो इट सेज द टोटल चार्ज ऑन अ सिस्टम इज द अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल चार्जेस लोकेटेड एट डिफरेंट पॉइंट्स इनसाइड द सिस्टम। तो अगर सिस्टम के टोटल चार्ज की हम बात करें तो हमें उसके इंडिविजुअल चार्जेस का सम लेना है एज इट इज। अगर एक बॉडी है जिसके अंदर ढेर सारे चार्जेस है, सपोज Q1 Q2 Q3 Q4 एंड सो ऑन, तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा उन सबका अलजेब्राइक सम। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक सिस्टम पर चार जो है चार्जेस लोकेटेड है, दैट इज वन इज 2 कूलम, सेकेंड इज -3 कूलम, 4 कूलम एंड -5 कूलम। तो मेरा जो Q होगा, जो मेरा टोटल चार्ज होगा वो होगा 2 प्लस -3 प्लस 4 प्लस ऑफ -5 का कूलम, जिसका आंसर हमारा बनेगा, हम लोग इंडिविजुअली हमारे पॉजिटिव्स को ऐड करते हैं, फिर इंडिविजुअली हम हमारे नेगेटिव्स को ऐड करते हैं, दैट इज ऑफ -2 कूलम। राइट, तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि बॉडी जो है वो नेगेटिवली चार्ज है। अगर पॉजिटिव होता तो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है। एंड अगेन अगर बॉडी न्यूट्रल है, अनचार्ज है, तो आंसर हमारा क्या जाता, 0। राइट, तो नेक्स्ट इज क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। अब सबसे पहले तो ये समझते हैं कि क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है। अगर मैं कहती हूँ मेरी एक फिजिकल क्वांटिटी जो है वो क्वांटाइज्ड है, तो दैट मीन्स जो वो फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू थी उसकी एक डिस्क्रीट अमाउंट है, कोई भी आर्बिट्री अमाउंट हम नहीं ले सकते। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मुझे किसी भी रीजन्स के लिए ह्यूमन बींग्स को काउंट करना है, तो हम कहते हैं यार 5 लोग यहाँ बैठे हैं, 11 लोग वहाँ खड़े हैं, 4 लोग वहाँ से बैठ रहे हैं, 6 लोग खेल रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। हम कभी नहीं कहते यार 4.5 पीपल आर स्टैंडिंग देयर, 3.8 पीपल आर टॉकिंग, 2.5 पीपल आर डूइंग समवॉट। राइट, तो वो होता है कि हम लोग जब भी ह्यूमन बींग्स को काउंट करते हैं, उनकी क्वांटिटी की वैल्यू निकालते हैं, तो हम लोग एक डिस्क्रीट अमाउंट लेते हैं कि वो सिर्फ होल नंबर्स ही होंगे। राइट, तो सिमिलरली हमारे जो इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं वो भी एक डिस्क्रीट अमाउंट शो करते हैं कि हमेशा जो अमाउंट ऑफ चार्ज होगा वो क्या होगा, वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज होगा। दैट इज एक चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल, चाहे इंटू 1, चाहे इंटू 2, चाहे इंटू 3। राइट, तो हमने पता है कि हम पहले यहाँ पे देखते हैं टोटल चार्ज ऑफ बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज। अब बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज हमारा ई क्या कहता था कि इस एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन या कोई भी चार्ज हो उसकी एग्जैक्टली एक वैल्यू, एक यूनिट की वैल्यू कितनी थी, तो वो कितनी होती थी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। राइट, तो मेरे को मेरा क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस ने बता दिया कि अगर मेरे को अमाउंट ऑफ चार्ज निकालना है तो वो हमेशा ई का कुछ इंटीग्रल मल्टीपल होगा। तो वो मुझे बताता है जो मेरा चार्ज था वो ई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। दैट मीन्स मुझे एक नई इक्वेशन मिल जाती है, दैट इज Q इज इक्वल टू एन ई, जहाँ पे एन क्या था, मेरा कोई भी
इंटेजर, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, राइट। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, चाहे आप CBSE से पूछो, चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, JEE मेंस, नीट, यहाँ ये जो इक्वेशन है, ये चीज़ आपको हमेशा फोकस रखनी है, हमेशा दिमाग में रखनी है, आधे से ज़्यादा आंसर्स जो है वो इसी से सॉल्व हो जाते हैं। तो नेक्स्ट एक बेसिक सा क्वेश्चन देखते हैं। कॉम ड्रॉन थ्रू अ पर्सन्स हेयर ऑन अ ड्राई डे कॉजेज 10⁻22 इलेक्ट्रॉन्स टू लीव द पर्सन्स हेयर एंड स्टिक टू द कॉम, कैलकुलेट द चार्ज कैरिड बाय द कॉम। तो एक इंसान ने ड्राई डे पर अपने बालों में कंघी मारी, अपने बालों से कुछ अमाउंट ऑफ 10⁻22 इलेक्ट्रॉन जो थे वो बाल छोड़कर कॉम के ऊपर चिपक गए, तो मुझे निकालना है उसका टोटल चार्ज। तो यहाँ पे मुझे पता है कि हमको अमाउंट गिवन है इलेक्ट्रॉन्स की, दैट इज 10⁻22, राइट। और मुझे पता है ई की जो वैल्यू होती थी, चार्ज होती थी, दैट वाज 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम। तो अगर मुझे टोटल चार्ज निकालना है तो मुझे पता है वो होता था प्रोडक्ट ऑफ एन एंड ई। तो हम लोग वैल्यूज़ निकाल देंगे, एन वॉज 10⁻22, यहाँ से ई आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻−19। तो जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, ये आंसर आ रहा है 1.6 इंटू 10⁻3 कूलम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हुए थे फ्रॉम हेयर टू जो कॉम थी, तो कॉम के पास 1.6 इंटू 10⁻3 कूलम चार्ज, नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट सेज अ बॉडी गिव्स आउट 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स एवरी सेकेंड, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल ऑफ 1 कूलम फ्रॉम इट। NCERT का क्वेश्चन है, पेपर में आने के बहुत चांसेस होते हैं, फिर जब ये एग्जाम में आता है, बच्चा पढ़ता है, वो कहता है अरे ये तो बड़ा इजी सा यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन था कि 1 सेकेंड में मुझे 10�9 इलेक्ट्रॉन्स गिवन है और मुझे 1 कूलम निकालना है, कितने टाइम में होगा। तो वो फटाफट अपना यूनिटरी मेथड लगा के रिलैक्स होता है, और जब पेपर चेक होकर आता है बड़ा सा जीरो देखता है और कहता है भाई ये क्या हो गया। तो देखना कुछ नहीं था यहाँ पर, अगर आप फोकस करो तो यहाँ पे मुझे गिवन है कि 1 सेकेंड के अंदर 10�9 इलेक्ट्रॉन्स मूव हुए हैं, जबकि मुझे निकालना है 1 कूलम कितने में होगा। अब ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ये है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हम इनको कंपेयर कर ही नहीं सकते ना। तो यहाँ पर सिर्फ एक स्टेप और था कि जो 10�9 इलेक्ट्रॉन्स थे, पहले मुझे इनका चार्ज भी निकालना है, राइट। तभी तो मैं 1 कूलम से उसको कंपेयर करके वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मुझे गिवन है कि 1 सेकेंड के अंदर जो है मेरे 10�9 इलेक्ट्रॉन्स मूव करें। तो मुझे अगर इनका चार्ज निकालना है तो मुझे पता है वो होता है NE, दैट मीन्स 10�9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो ये आ गई है 1.6 इंटू 10⁻10 कूलम का चार्ज, मतलब 1 सेकेंड में 1.6 इंटू 10⁻10 कूलम जो था वो मूव कर रहा है। अब 1 सेकेंड के अंदर ये है, दैट मीन्स 1.6 इंटू 10⁻10 जो था वो 1 सेकेंड के अंदर था, राइट। जो भी चीज़ फाइंड आउट करनी होती है वो हमेशा राइट पर लिखते हैं। तो इतना जो चार्ज था, कूलम था, वो 1 सेकेंड में गया। तो अगर मुझे 1 का निकालना है तो मुझे पता है वो हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻10। इसको हम जैसे ही सॉल्व करेंगे ये वैल्यू आती है 6.25 इंटू 10�9 सेकेंड्स, राइट। अब ये बहुत बड़ी वैल्यू, आप इसको जैसे ईयर्स में कन्वर्ट करोगे तो ये आंसर आएगा 198.8 ईयर्स। दैट मीन्स अगर एक बॉडी में से 10�9 इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं 1 सेकेंड में, तो उसको 198 अप्रॉक्सीमेटली 200 साल लग जाएंगे 1 कूलम की जो एनर्जी, पावर, जो चार्ज थी उसको मूव कराने में। तो यहाँ से मुझे ये पता चलता है कि 1 कूलम जो है वो बहुत बड़ा चार्ज है। नेक्स्ट कॉमन क्वेश्चन फ्रॉम द NCERT आपसे पूछ रहा है कप ऑफ वाटर के अंदर कितने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अब चार्ज निकालने के लिए मुझे N की वैल्यू भी चाहिए और E की वैल्यू भी चाहिए, जिसमें से E की वैल्यू मुझे ऑब्वियसली नोन होती है, पर मुझे N की वैल्यू निकालने के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, जो कि आई एग्री इस क्वेश्चन का जो है वो लूप होल है। क्योंकि अगर मुझे N की वैल्यू चाहिए तो उस कप के अंदर जितना भी पानी था उसका मुझे मास पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन अगर पेपर में आता है या आपके बोर्ड्स में आता है तो आपको उस मास की वैल्यू गिवन होगी, पर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर आपको समझा रही हूँ कि उसको मैं 250 ग्राम्स ले रही हूँ। दैट मीन्स मुझे गिवन मास जो था वो 250 ग्राम दिया हुआ है सपोज, फाइन। तो मुझे N निकालने के लिए, नंबर ऑफ चार्ज निकालने के लिए सबसे पहली चीज़ तो पता होनी चाहिए कि उस पानी के अंदर, उस कप ऑफ वाटर के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे।
तो मॉलिक्यूल्स हम कैसे निकालते थे एग्जैक्टली मॉलिक्यूल्स हमने सीखे थे मोल कंसेप्ट से निकालने के लिए। तो मुझे पता था 1 मोल ऑफ एनी ऑब्जेक्ट या कोई भी एलिमेंट या कंपाउंड के अंदर Na दैट इज एवोगेड्रो नंबर होता था मॉलिक्यूल्स, राइट। तो मुझे पता है 18 ग्राम दैट इज 1 मोल ऑफ वाटर के अंदर 6.22 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते होंगे, राइट। अब मुझे 250 चाहिए, 250 ग्राम के अंदर मॉलिक्यूल्स चाहिए, तो हम यूनिटरी मेथड लगा देते हैं। तो उससे 18 तो हो जाएगा डिवाइड और 250 हो जाएगा मल्टीप्लाई। ये मेरे पास आए हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। बच्चे इसी को जो है ई की वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर निकाल देते हैं, जो कि गलत है ऑब्वियसली, क्योंकि ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आए और मुझे चार्ज चाहिए। अब चार्ज निकालने के लिए मुझे अगर एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के अंदर का चार्ज पता चल जाए तो आंसर निकल जाएगा, राइट। चार्ज इन द सेंस यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव इंडिविजुअली बात हो रही है, ना कि टोटल की। टोटल इज ऑब्वियसली 0। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर दैट इज H2O के अंदर कितने प्रोटॉन्स और कितने इलेक्ट्रॉन्स होते थे, दैट इज 2 तो हाइड्रोजन ही हो गए और 8 होता था ऑक्सीजन का। आई होप यू नो एटॉमिक नंबर ऑफ एनी एलिमेंट इज एक्चुअली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन इट, राइट। तो यहाँ पर मतलब मेरे एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के अंदर 10 प्रोटॉन्स या फिर इलेक्ट्रॉन्स होते थे, एम आई राइट। अब इतने मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने होंगे वो भी आप निकाल सकते हो। तो 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 18 इंटू 250 इंटू 10 कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते होंगे, राइट, ऐसे प्रोटॉन्स होते होंगे। तो अब मुझे मिल गया मेरा n। अब q निकालने के लिए मुझे करना है n इंटू ई, दैट इज इस पूरी वैल्यू को, जो भी आंसर आता है आपका, सॉल्व मत करो अभी क्योंकि आगे अभी मल्टीप्लिकेशन बाकी थी। तो इस वैल्यू को जो है मुझे मल्टीप्लाई कर देना है ई से, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ऑफ कूलम से। तो जैसे आप इसको सॉल्व करोगे आंसर आएगा 3.3 इंटू 10⁻7 कूलम। दैट मीन्स 250 ग्राम्स ऑफ वाटर के अंदर इतना जो है चार्ज प्रेजेंट होता है। तो लास्ट हमारी प्रॉपर्टी बचती है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जो मुझे ये कहती है एक सिस्टम के अंदर जो उसका टोटल चार्ज होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। अब इसका क्या मतलब, अगर दो बॉडीज है जो कि कांटेक्ट में आई है या फिर कुछ रिएक्शन हुआ है, ऐसी कोई भी एक्टिविटी जहाँ पर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ने पार्ट लिया है, तो वहाँ पर हमेशा जो पूरे सिस्टम का बिफोर द रिएक्शन एंड आफ्टर द रिएक्शन जो टोटल चार्ज होगा पूरे सिस्टम का वो हमेशा कंजर्व्ड रहेगा, सेम रहेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम लोग एक ग्लास रॉड लेते हैं, राइट, और एक सिल्क क्लॉथ लेते हैं, अभी कुछ भी नहीं करा है हमने, सिर्फ इनको पिक करा है, तो इसके ऊपर भी चार्ज जो था वो 0 था और इसके ऊपर भी चार्ज जो था वो 0 था। अब मैंने इन दोनों को रब करा तो मुझे पता है ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रिक्वायर होता है जबकि सिल्क क्लॉथ के ऊपर नेगेटिव चार्ज रिक्वायर होता है, राइट। बट अगर मैं कहती हूँ ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव ऑफ 5 चार्ज एक्वायर हुआ है तो सिल्क के ऊपर भी ऑटोमेटिकली -5 चार्ज एक्वायर होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बिफोर द रबिंग क्या थी, 0 + 0 दैट इज 0 चार्ज था हमारा, एंड आफ्टर द रबिंग 5 - 5 दैट इज 0। मतलब आफ्टर एंड बिफोर द एक्शन हमारा जो टोटल चार्ज था सिस्टम के ऊपर वो सेम रहा है। इट इज नॉट नेसेसरी ऑलवेज 0 बट वो फॉर नाउ सेम रहा है। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं, अगर हमारे पास एक NaCl है, मुझे पता है इसका चार्ज कितना है, 0। मैंने इसको डिसोशिएट करा बाय एडिंग वाटर, तो यहाँ पर मेरे पास आयंस बनते हैं Na+ एंड Cl-। तो यहाँ पर भी अगर मैं चार्जेस को ऐड करती हूँ तो +1 - 1 इज 0, तो टोटल चार्जेस कंजर्व्ड। सिमिलरली अगर हम न्यूट्रॉन लेते हैं या फिर एक गामा लेते हैं, हम गामा को ही न्यूट्रॉन लिख देते हैं, तो गामा के ऊपर चार्ज होता है 0। जैसे ही मैं उसका बीटा रिडक्शन करती हूँ मुझे पता है वो एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर भी मेरा चार्ज जो था वो बिफोर एंड आफ्टर द एक्टिविटी कंजर्व्ड है, यहाँ पर भी 0 है और यहाँ पर भी 0 है। इसका उल्टा भी सेम होता है, अगर मुझे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को रिएक्ट करवाना है तो मुझे पता है वो 2 गामा बनाते हैं, पर 2 से मेरा कोई मतलब नहीं है, चार्ज हमारा कितना है, 0 ही है, राइट। तो ये मुझे बताता है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है।
तो यहाँ हमने पढ़ी 3 बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमने करे हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी वीडियो जो है वो वाइंड अप कर रही हूँ। आई होप आपको अच्छे से ये कॉन्सेप्ट जो है इनका क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, उस पर कॉमेंट भी करना, आपके कुछ सजेशंस या फिर डाउट्स हैं। वीडियो को जितना हो सके शेयर करना। एंड ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बेस बनाता है हमारी क्लास 12th का। तो ऐसी बहुत सी इससे रिलेटेड वीडियोस जो है बहुत जल्दी जल्दी अपलोड होने वाली है, तो उनको टाइम पर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।